हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू अकेडमी। एमपीपीएससी टी80 का ये है चौथा वीडियो और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक इज बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख जैव आरक्षित क्षेत्रों के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आईयूसीएन, इसकी कैटेगरी 5 के अंदर आपको आते हैं। और भारत के अंदर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इनमें से 12 बायोस्फीयर MAB, मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल हैं, जो यूनेस्को के द्वारा चलाया जाता है। पहले इस प्रोग्राम के बारे में बता देता हूं। 1973 में यूनेस्को के द्वारा MAB करके एक प्रोग्राम चलाया गया और इस प्रोग्राम के माध्यम से देश दुनिया भर में जितने भी बायोस्फीयर प्रोग्राम, बायोस्फीयर रिजर्व थे, उन बायोस्फीयर रिजर्व के कंजर्वेशन, उनके प्रोटेक्शन के लिए मैन और बायोस्फीयर दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन बन सके, दोनों के बीच में एक बोल सकते हैं कि एक लिंकिंग बन सके, इसके लिए MAB प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। दुनिया भर में हजारों सैकड़ों ऐसे MAB आपको बने हुए हैं। भारत के अंदर टोटल MAB 12 है। तो इस वीडियो में हम लोग भारत के 18 MAB और उसके साथ में 12 MAB और 18 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपको बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे बता चुका हूं, MAB शामिल होता है यूनेस्को के आपके आईयूसीएन के कैटेगरी 5 के अंदर। ठीक है, चलिए, पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। लोकेटेड है तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में। 1986 में इसको MAB में शामिल, इसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला और 2000 में पहली बार इसको MAB का दर्जा, पहला प्रोजेक्ट ऐसा था जो MAB में शामिल किया गया। अगला बायोस्फीयर रिजर्व है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहां पर लोकेटेड है, नाम से आप समझ ही गए होंगे। ये लोकेटेड है तमिलनाडु के अंदर और इसको 1989 में स्टैब्लिश किया। 2001 में इसको MAB, मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर आपको शामिल किया। तो पहला नीलगिरी है, याद रखिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहां पर लोकेटेड है? ऑब्वियसली बात, अंडमान एंड निकोबार में आपको लोकेटेड होगा। अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है वहां पर आपको लोकेटेड है। 1989 में इसको स्टैब्लिश किया और 2013 में इसको MAB के अंदर आपको शामिल किया। अगला बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। अचानकमर अमरकंटक, नाम से आप समझ गए होंगे, अमरकंटक मतलब मध्य प्रदेश। तो अमरकंटक वाला जो पार्ट है वो मध्य प्रदेश में है और अचानकमर वाला जो पार्ट है वो छत्तीसगढ़ में। पूरा पहले मध्य प्रदेश में ही था लेकिन वो डिवाइड आपको हो गया। तो अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कब MAB कहां बना? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में। 2005 में इसको शामिल किया गया बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में और 2012 के अंदर इसको MAB के अंदर आपको शामिल किया गया। अगला बायोस्फीयर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश का दूसरा है, पहला पचमढ़ी है। अगला बायोस्फीयर रिजर्व है कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, और ये लोकेटेड है सिक्किम के अंदर। हमारा जो सबसे एक सुंदर स्टेट है भारत का, सिक्किम, वहां पे इसको शामिल किया 2000 में इन द बायोस्फीयर लिस्ट और 2018 में इसको MAB के अंदर आपको शामिल किया। फिर इनकी इंडिविजुअल जो डिस्कशन है वो हम कभी और करेंगे, थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट रखते हैं इसको, इसलिए हम लोग इसमें ज्यादा डिटेल नहीं जा रहे। कभी एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर हम लोग एक एक करके इनके सबके बारे में बात करेंगे, एक एक करके सबके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क हो गया। अगला नेशनल पार्क है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी पीक के पास आपको लोकेटेड है, भारत के उत्तराखंड में। कब स्टैब्लिश हुआ? 1988 में MAB इसको स्टैब्लिश किया और 2004 में इसको MAB की लिस्ट में आपको शामिल किया गया। ओके, अगला बायोस्फीयर रिजर्व है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। स्पेशली अपने जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो कंबाइंड डेल्टा है उस डेल्टा के लिए जाना जाता है। साथ ही यहाँ पे बंगाल टाइगर जो है, बंगाल टाइगर्स के लिए जाना जाता है। आपका वेस्ट बंगाल में लोकेटेड। 1989 में इसको स्टैब्लिश किया, 2001 में इसको MAB में आपको शामिल किया। अगला इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व है ग्रेट रण ऑफ कच्छ नेशनल आपका बायोस्फीयर रिजर्व। और ये ग्रेट ऑफ रण कच्छ आपको लोकेटेड है भारत के गुजरात स्टेट के अंदर और गुजरात में लोकेटेड है। उसके बाद इसको 2008 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया। ये MAB की लिस्ट में नहीं है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द MAB लिस्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द MAB लिस्ट। तो याद रखिएगा ये MAB में शामिल नहीं है। अगला बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। और कोल्ड डेजर्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये स्टैब्लिश हुआ 2009 में
और लोकेटेड है हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये भी एमएबी का पार्ट आपको नहीं है। तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ और उसके बाद आपका कोल डेजर्ट नेशनल पार्क, ये एमएबी की लिस्ट में शामिल नहीं है। अगला बायोस्फीयर रिजर्व है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और स्पेसिफिक अगर बताएं तो मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट या जो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसमें लोकेटेड है। मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व। 1999 में उसको बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस मिला और 2009 में इसको एमएबी का स्टेटस मिला। तो मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व और मध्य प्रदेश का एमएबी की कैटेगरी में शामिल होने वाला भी पहला बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और अभी तक मध्य प्रदेश का दूसरा हो गया। अगला है नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, बड़ा इंपॉर्टेंट है नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये लोकेटेड है मेघालय के अंदर। 1988 में इसको एमएबी इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया और 2009 के अंदर इसको एमएबी की मैन एंड बायोस्फीयर के लिस्ट में किया गया। अगला बायोस्फीयर रिजर्व है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। कहां पर लोकेटेड है? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये लोकेटेड है अपने हमारे उड़ीसा में। और उड़ीसा में 1994 में 1994 को इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया। ये भी एमएबी की लिस्ट में शामिल नहीं है। चलिए अगला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है अगस्त्यमली बायोस्फीयर रिजर्व। कहां पर लोकेटेड अगस्त्यमली? बड़ा सिंपल सा है, आप वैसे ही बता देंगे। चलिए ये लोकेटेड है केरला और तमिलनाडु दोनों स्टेट्स के अंदर। और इसको स्टैब्लिश किया 2001 में, इसको बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में शामिल किया भारत सरकार ने। 2016 में इसको एमएबी की कैटेगरी में आपको शामिल किया गया, ठीक है। उसके बाद अगला नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। या और मानस बायोस्फीयर नाम से आप समझ गए होंगे, बताने की जरूरत ही नहीं है कि कहां पर आपको लोकेटेड है। ये लोकेटेड है हमारे असम में और 1989 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया। एमएबी की लिस्ट में अभी शामिल नहीं है, बहुत ही जल्दी एमएबी की लिस्ट के अंदर यहां पर आपको आने वाला है। चलिए अगला नेशनल पार्क है बायोस्फीयर रिजर्व है दिहांग दिगबाई नेशनल पार्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है और ये लोकेटेड है हमारे सबसे ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश के अंदर। 1998 में 1998 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया, अभी एमएबी की लिस्ट में शामिल नहीं है। अगला बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का है वो है दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क भी, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, असम के अंदर आपको लोकेटेड है। 1997 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया, एमएबी में शामिल आपको नहीं है। तो दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क भी है और साथ में बायोस्फीयर रिजर्व भी आपको है। तो ज्यादातर जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व आप देख रहे हो ना, तो ज्यादातर नेशनल पार्क का पार्ट भी है। तो नेशनल पार्क याद कर लोगे तो ये भी याद कर लोगे, दोनों चीजें साथ में याद हो जाएगी। चलिए अगला है दिब्रू सैखोवा हो गया। अगला है शेषाचलम हिल या शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। 2010 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया है और आंध्र प्रदेश के अंदर आपको लोकेटेड है। शेषाचलम, वहां पे शेषाचलम हिल है, उसके किनारे आपको मिल जाएगा। चलिए अगला बायोस्फीयर रिजर्व है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आपका स्टैब्लिश होता है 2011 में, इसको बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में डाला जाता है। 2020 में इसको एमएबी में शामिल किया गया। देखो मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व है, तीनों के तीनों एमएबी में आपको शामिल है, ठीक है। और मध्य प्रदेश तमिलनाडु के बाद सेकंड स्टेट है, सब बराबर ही दोनों। एमएबी की अगर लिस्ट देखें तो दोनों के अंदर 3-3 एमएबी के अंदर आपको शामिल है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के पन्ना में है 2011-2020, ओके, याद रखिएगा। अगला नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व है हो गए भैया 18 हो गए, और कितने हैं? तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हमने आपको डिस्कस किए और IUCN की कैटेगरी 5 में आपको शामिल है। एक चीज शुरू में मुझे बतानी थी जो मैं नहीं बताया, कि जो एमएबी होता है या स्पेशली बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, तो जैसे नेशनल पार्क में हम लोग किसी एनिमल का कंजर्वेशन करते हैं, जैसे टाइगर हो गया या लेपर्ड हो गया या बाकी एनिमल्स का कंजर्वेशन करते हैं, उसी प्रकार से जैव आरक्षित क्षेत्र जो है उसमें पूरी जो इकोलॉजी है, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट्स हो, फ्लोरा फोना तमाम हो, या साथ में ट्राइबल पॉपुलेशन वहां पर रहती है, तो सभी लोगों का वहां पर प्रोटेक्शन किया जाता है, संरक्षण यहाँ पर आपको किया जाता है, ठीक है। अब एक चीज, छोटी सी चीज और बता देता हूँ कि एमएबी का छोटा सा ग्राफ है, ये मुझे शुरू में बताना था लेकिन किसी कारण से वो मैप में शुरू में नहीं आ पा रहा। आप में से किसी बच्चे की डिमांड थी कि सर इस टॉपिक को भी आप स्क्रीन पर पढ़ाओ, तो इसको स्क्रीन पे लेके आया। तो ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में आ नहीं पा रहा था, इसलिए मैं उसको आखिरी में लेके आया, नहीं तो पूरा वो डिस्टर्ब हो जाता। चलिए जो भी है, तो जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं इनमें क्या होता है, सबसे अंदर होता है कोर एरिया, जहां पर क्या होता है कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट या कोई भी स्पीशीज है, उनका सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, उसको कोर एरिया बोलता है। तो किसी भी इस प्रकार से, चाहे नेशनल पार्क हो, चाहे आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें सबसे अंदर जो है वो क्या होता है, सबसे अंदर की तरफ आपका कोर एरिया होता है। उसके आप बाहर आओगे, यहाँ पर आपको मिलेगा आपका बफर एरिया, उसको बोला जाता है। तो कोर एरिया के बाहर ये वाला जो पार्ट है ना, देखो चला गया ना, हाँ, इसको कहा जाता है बफर एरिया। तो दिस होल रीजन इज कॉल्ड द बफर एरिया।
ठीक है। तो बफर एरिया में क्या होता है कि कोई भी स्पीशीज वगैरह जहां पर रहती है यहां से ट्रेवल करती यहां आ सकती है, या कोई प्लांट है तो उसका डेवलपमेंट इधर से हो सकता है, और उसके बाहर वाला जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एरिया। ट्रांजिशन एरिया मतलब जंगल वाले क्षेत्र और आम नागरिकों के क्षेत्र के बीच का ट्रांजिशन, उनके बीच का संक्रमण काल। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो है आपका कोर एरिया, बफर एरिया और उसके बाद आपका ट्रांजिशन एरिया, ये तीनों चीजें आप यहाँ पे याद रखिएगा। उसके बाहर फिर मानव बस्ती वगैरह यहाँ पर आपको आ जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई एमआईबी के इस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के बारे में। उसके अलावा अनअकैडमी का एक बड़ा अभी इंपॉर्टेंट ऑफर आपको चल रहा है, और ये ऑफर अनअकैडमी पे एमपीपीएससी कैटेगरी में तो भाई साहब पहली बार आया है। ऑफर क्या है? ऑफर ये है कि अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो यूजुअली आप पहले चाहते हैं कि एक डेमो यहां पर आपको देखें जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में पता चले, तो बस वैसा ही जो डेमो है वो आप लोगों के लिए मिल जाएगा। और ये डेमो अवेलेबल है मात्र 49 रुपीज में। आपको इस कोड को स्कैन करना है, मैं हट जाता हूं, आप इसको स्कैन कर सकते हैं अभी वीडियो को पॉज करके। उसके बाद आप 49 रुपीज में 7 डे का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ 15, 16, 17 3 दिनों के लिए आपको है। तो 3 दिनों के लिए आप किसी भी दिन जाके इसको कर सकते हैं और आपको मिलेगा अनअकैडमी का पूरा एक्सेस फॉर 7 डेज। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन कंटिन्यू, आगे कंटिन्यू उसको कर सकते हो। ठीक है, साथ ही 30 डे का एक रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है 17 तारीख से, जो उसका नाम है जिद, और ये बैच स्टार्ट होगी 17 से। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस इन टेक यूनिट नंबर 7। उसके अलावा 2 मार्च को एक ऑलरेडी बैच आ चुकी है, साथ ही जेल प्रेरी का एक बैच आ चुका है, एमपीजीके का कोर्स, और स्टोर पे भी और भी कई सारे ऑफर्स आपको आ चुके हैं। अभी एक बैच 6 अप्रैल को आया है जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। अभी जिद में आपको बता चुका हूं 20 अप्रैल से जो पुलिस के लिए, एमपी पुलिस और कांस्टेबल और एसआई के लिए कोर्सेज हैं वो भी 20 को आने वाला है। ऐसे कई सारे कोर्सेज अभी आने वाले हैं, और इन सब के लिए सिंपली आपको यूज करना है मेरा कोड पवन लाइव, और अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन अभी जाके परचेज करना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? चौथा वीडियो था ये आपके सीरीज का। मंडे से 2-2 वीडियोस रोज आएंगे। पहले दूसरे को तो अच्छा रिस्पांस मिला, तीसरे को थोड़ा सा कम रिस्पांस मिला है, तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज इसको थोड़ा सा और बूस्ट करो। ज्यादा व्यूज उसके अंदर आपको आएंगे, जितने ज्यादा व्यूज आएंगे तो मैं 2 की जगह 3-3 वीडियो बनाने लग जाऊंगा, है ना। एक बूस्ट आपको आता है। तो अभी तो एक बनाया, चलो ठीक है यार, कुछ बच्चे देख रहे हैं, बट जैसे ये 1000 के पहले दिन ही 1000 के क्रॉस चला गया तो फिर 3 वीडियो आना तुरंत शुरू हो जाएंगे, या हो सकता है कि 4-4 वीडियो में आपके लिए आपको प्रेजेंट कर दूं। तो बड़ी मेहनत लगती है। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और साथ में इसको शेयर भी करो। थैंक यू वेरी मच।